हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो सीडीपी जो प्रीवियस है क्वेश्चंस की जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसका जो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। जो सीटेट 2021 का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। तो लास्ट टाइम पे जितने ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन उतने पेपर सॉल्व करिए, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तरकीब अवस्था को पहचानिए। तो कोहल वर्ग की जो नैतिक तरकीब अवस्था इस स्टेटमेंट से हमें पहचाननी है। पहला क्या लिख रखा हुआ है, अंतःकरण के स्वचलित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी नैतिक तर्क की जो कोहल वर्ग ने दी थी? पहला, यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्या आंसर हो जाएगा गाइस? तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो पहले का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो जो पियाजे की 4 स्टेजेस थी, SPDF जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मूर्त क्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी कौन सी अवस्था की कौन सी उसकी विशेषताएं, ये आपको बताना है। पहला होगा सजीवात्मक चिंतन या सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। आंसर कीजिए। तो मूर्त में क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखने की योग्यता मतलब एबिलिटी टू कंजर्व, ये जो हो जाएगी सेकंड में आ जाएगी। जबकि सजीवात्मक चिंतन जो उसका होता है वो सेकंड में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो आके आपकी फोर्थ अवस्था में आ जाएगी, जो हो जाएगी डिडक्टिव जो हाइपोथेटिक रीजनिंग होती है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है सुरक्षित रखने की योग्यता। जीन पियाजे व लेव वर्गोस्की जैसे संरचनावादी, तो ये लोग संरचनावादी थे, दोनों अधिगम को किस रूप में देखते थे, ये आपको बताना है। पहला है कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे और लेव वर्गोस्की जो संरचनावादी अधिगम थे वो कैसे देखते थे? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मैं ज़्यादा स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग को फटाफट करने हैं क्वेश्चन। लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। दोनों बोलते हैं जो बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो किसके लिए प्रभावी रणनीतियों की? आंसर कीजिए। पहला, जेंडर पक्षपात को बढ़ाना है, या स्थिरता को बढ़ाना है, या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देना है, या जेंडर लैंगिक जो है रूढ़ियाँ उसका सामना करना है। तो जो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 30 क्वेश्चन है, अगर इस पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सामाजिकरण मतलब जो सोशलाइजेशन करता है, तो मीडिया भी करती है, परिवार भी करती है, विद्यालय भी करता है, और पास पड़ोस भी करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सामाजिकरण में पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो परिवार होता है वो उसका प्राथमिक होता है। अगर प्राथमिक को गौड़ पूछा जाए तो परिवार क्या हो जाएगा? प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? क्या है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, प्रकृतिवादी, अंतर्व्यक्तित्व या नैदानिक। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दूसरों के लिए अगर होगा तो अंतः व्यक्तित्व होगा, सेल्फ के लिए होता तो अंतरा व्यक्तित्व होता। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरों के बारे में पूछा गया। तो ये जो बहुविधि का सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों के गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करने का एवं नाम देना, जो कि गलत है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार करना, बिल्कुल। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति का बारे में पता लगाना, ये भी सही है स्टेटमेंट। बच्चों की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता से चर्चा करना। तो जो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किसमें है थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, जो सबसे प्रमुख है। तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, आंसर कीजिए। प्रगतिशील के बारे में बताया, जिसके बारे में जॉन डीवी जी ने बताया है, तो आंसर कीजिए क्या होगा प्रगतिशील। हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विकास में व्यक्ति भिन्नता को समझाने के लिए महत्वपूर्ण। व्यक्ति भिन्नता जिसमें सभी में जो विभिन्नताएं विशेषताएं होती हैं वो विभिन्न होती हैं। तो क्या है, पहला वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, जो कि गलत है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करता है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। या फोर्थ है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं को मैंने हमेशा कहा हेडलाइन कर दीजिए। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, जो कि गलत है यही स्टेटमेंट, और सब स्टेटमेंट सही है विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा। शिक्षकों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक है, जो कि बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक अवधान आवश्यकता होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। या शिक्षण जो होगा लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। स्टीरियोटाइप जेंडर को बताता है, जो कि गलत है, यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो किसका बता रहा है, लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। अपसारी एवं मूल समस्या को, तो क्या होगा, आंसर कीजिए। तो अपसारी समाधान किस में होगा, जो बच्चा क्रिएटिव होगा, जो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देगा, तो सृजनात्मक बच्चों की। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अगर अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, मैंने कल का भी एक पेपर करवाया था, तो दिसंबर में जो उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे उसके इंपॉर्टेंट करवाई है। मैं जुलाई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करवा रही हूँ, तो उन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। दृश्य रूप बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का अनुकूलन करना चाहिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों की अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही होगा। लास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आउट ऑफ 30 कितने सही हुए मुझे ज़रूर बताया करिए, जिससे पता तो चले कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चली है और आपको भी पता चलेगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उन साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। आंसर कीजिए।
कभी कभी प्रयोग करना ये भी गलत हो जाएगा, प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, जो कि गलत है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे सही और मीनिंगफुल कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा क्या होती है? जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, उसमें ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। जो बच्चे वीक है, जो कमज़ोर है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको वो चीज़ उपलब्ध करा के सभी के साथ समान शिक्षा देनी चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षा योजना जो हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में कौन सा सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट जो सही दे रखा वो बताना है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। अगर श्रव्य है, सुनाई नहीं पड़ता, वो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, जो कि गलत हो जाएगा। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने व लिखने में कमी है। बिल्कुल, जो बच्चों में जिसमें डिसलेक्सिया होता है, वो पढ़ने और लिखने में उनमें कमी होती है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या पूछा गया, सही कौन सा है? तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फ्रिक्शन ऑफ लर्निंग? जो सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो नहीं को हेडलाइन कर लिया करिए। पहले से विद्वान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि सही है। गैर एवं उदाहरणों का योग करना, ये भी सही। दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना, जो कि एनसीईआरटी इसका विरोध करता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? तो नहीं पूछ रहा है। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल, विद्यार्थी संयोगात्मक तरीके से कार्य करते तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। यह शिक्षा प्रमुख कारणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। यह अध्यापक विशिष्ट छात्रानुसार मूल्यांकन रणनीति को लागू करते तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय के बजाय। तो क्या करना चाहिए? उन्हें अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 19 का जो राइट ऑप्शन है, क्या लगाएंगे गाइस? फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है वीडियो? का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? प्रभावी अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल। संज्ञानात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, बिल्कुल। थिंकिंग ऑफ नॉन थिंकिंग एग्जाम्पल्स देना, हम उन साथी को समझाना और स्वयं से प्रश्न करना, सभी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें पांचों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मतलब कि जो मैं बाहर से मोटिवेशन कर रहा है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो इसमें बाहर तो नहीं, आंतरिक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो ये भी आंतरिक हो जाएगा। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं में अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो ये भी आंतरिक हो जाएगा। जबकि ऑप्शन में क्या पूछा गया है? बाह्य। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देती है, जो कि आंतरिक रूप से उसे अंक दिए जा रहे हैं, तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो रही है, बाह्य रूप से मोटिवेट हो रही है, सॉरी। तो टीचर से बाहरी रूप से अभी प्रेरणा मिल रही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो उसका सही हो जाएगा। और तीनों में कितना, कौन सा हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो प्राथमिक कक्षा कक्ष होता है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर कीजिए। तो क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल देने चाहिए, एग्जाम्पल के साथ साथ उन्हें नॉन एग्जाम्पल भी देने चाहिए, उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, जो अर्थ का निर्माण में बढ़ावा देगी। तो ऑप्शन हो जाएगा 23 का अन्वेषण एवं परिचर्चा। बिल्कुल यही पहला ऑप्शन हो जाएगा, बच्चा एक्सप्लोर करेगा और डिस्कशन करेगा। तो दो जो सूचनाओं का संरक्षण ये भी गलत हो जाएगा। दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना ये भी ऑप्शन गलत है। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या सिखाती हैं, ये बताना है। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो बच्चों की गलतियां वो उसे सिखाती हैं, जो उन्हें एक टूल का काम करती है। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। 25 है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में बच्चों को कैसे व्यू किया जाता है। लघु वयस्क के रूप में, सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञानता, संवेग में वयस्क की तुलना में कम, जो कि गलत है। कोरी पट्टिया, खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 4th है, एक समस्या समाधान करने वाला था वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। बिल्कुल जो कंस्ट्रक्टिववादी है उन्होंने एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। बताइए किस प्रकार की होगी। एक मूकदर्शक होना, या कक्षा को छोड़ देना, या सहयोगात्मक होना तथा एक समूह का सहयोग करना। तो आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच में सही तरीके से सूचित करता है। तो कौन सा सही तरीके से सूचित करता है। तो विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, जो कि नहीं है, गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकास एवं अधिगम क्या है, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो हैं, अनुभव में सही अर्थ जो निकाला जाता है वो उसको व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। तो किस क्या कहा जाता है, स्कीमा मतलब स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु बहुत आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो कौन सा हो जाएगा, क्या एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ZPD हो जाएगा। क्या होगा, मतलब बच्चे को क्या किया जाएगा, जैसे बच्चा यहाँ है, ठीक है, उसको यहाँ है बच्चा, उसको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे हमें एक हेल्प दी जाएगी जिससे क्या इसके स्थान को क्या कहा जाएगा, ZPD कहा जाएगा। तो क्या कर लेगी, वो अकेले उस कार्य को बाद में कर लेगी थोड़ी सी हेल्प के चक्कर में। तो इसे क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध या अनुकूलन एवं संगठन। तो लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक पारस्परिक क्रिया पे बल दिया, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 30 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 30। आप देखिएगा जब पेपर करने जाएंगे तो यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न होता है वो रिपीटेड होता है। यही क्वेश्चंस उनका पैटर्न, आपका मेन क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अब लास्ट टाइम पर आप जितने ज़्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन, जितने ज़्यादा MCQ कर सकते हो उतने करिए, वो आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।